Hello everyone, welcome to my channel. Today we will start our first unit recombinant DNA technology. इसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा ओवरव्यू है हमारा recombinant DNA टेक्नोलॉजी के बारे में, और सेकंड चैप्टर में हमारा है होस्ट वेक्टर सिस्टम, एंड थर्ड में हमारा है जीन क्लोनिंग, एंड फोर्थ में हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ recombinant DNA टेक्नोलॉजी. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर ओवरव्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का. इसमें हम बेसिक पढ़ेंगे कि है क्या ये, और इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट. तो अभी स्टार्ट करते हैं. ये थोड़ा सा बताया हुआ है हर्बर्ट बॉय के बारे में, और ये हमारा जितना भी पूरा कंटेंट है ये पूरा एनसीईआरटी की मैं बुक में से ही पढ़ा रही हूँ. तो साथ साथ में समझते रहना है, और एनसीईआरटी में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगी उन सबको वहाँ पे मार्क करते रहना है. ये थोड़ा सा इस साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, इसके बारे में पढ़ना है तो ये थोड़ा सा पढ़ सकते हो, इंट्रोडक्शन वगैरह कि उन्होंने कौन सी पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ाई की, ये सब कुछ, और किस चीज़ के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत जो भी प्रॉपरली अच्छे से डिस्कवरीज़ की है या फिर रिसर्चेस की हैं. नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट चैप्टर एन ओवरव्यू ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इस चैप्टर में सबसे पहले है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो उसको सिंपली शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को. तो उसकी एप्लीकेशंस या बेसिक कंसेप्ट क्या है? हाउ the application of basic concept of molecular biology, microbiology, genetics, biochemistry led to the initial development of recombinant DNA technology. Means recombinant DNA technology हमारा ये कहाँ से एक्चुअली ओरिजिन हुआ है या स्टार्ट हुआ है, वो हमारा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री. इन सब से ही हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग हुई है. मींस ये हमारे बेसिक्स हैं. इनमें जो भी हम मॉडिफिकेशंस करते हैं वो मॉडिफिकेशंस से जो भी हमारा न्यू डीएनए बनता है, या जीन्स या कोई भी केमिकल जो भी हमारा न्यू बनता है, उसको किस मेथड से बनाया जाता है उसको बोलते हैं वो टेक्नोलॉजी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. और इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है? बहुत सारे हैं, जैसे मेडिसिन्स में या एग्रीकल्चर में. मेडिसिन्स में न्यू लेटेस्ट मॉडिफाइड जो मेडिसिन्स, एडवांस्ड मेडिसिन्स जो आजकल बन रही हैं वहाँ पे है इसका यूज़. और एग्रीकल्चर में जो भी हमारा खेती बाड़ी होता है वहाँ पे जितने भी हमारे पास न्यू प्लांट वैरायटी या फिर जो पेस्ट रेजिस्टेंस हमारे बनते हैं, या फिर जितने भी हमारे पास ये बनते हैं कि हम न्यू सीड या कुछ ऐसा मॉडिफाई करके हमारा इम्प्रूव्ड वैरायटी का जो प्लांट बनाते हैं, तो वो सारे हमारे कहाँ से बनते हैं, कैसे? विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ऑफ प्रोडक्ट डेवलप्ड थ्रू डीएनए टेक्नोलॉजी. उसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे एग्रीकल्चर और मेडिसिन में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ किए जाते हैं आजकल में. और नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लिक एसिड, दैट इज़ डीएनए. हमारा डीएनए है जो, उसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं. जैसे इज़ द प्रिंसिपल मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स. जैसे हमें पता है कि हम पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन चिल्ड्रन के अंदर जो भी हमारे पास डीएनए हमारा जो ट्रांसफ़र हुआ है उसके अंदर क्या होता है, ये हमारे होते हैं करेक्टर्स, एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर्स. उन जो करेक्टर्स का एक्सप्रेशन होता है पेरेंट्स से जो चिल्ड्रन के अंदर जाता है, चाहे वो सिमिलर हो या वेरिएशंस हो, वो हमारे कहाँ किसके थ्रू जाता है? डीएनए के थ्रू. तो अटेम्प्ट्स वर मेड टू ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय मैनिपुलेटिंग न्यूक्लिक एसिड डायरेक्टली. मीन्स इस ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया. एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको हमने क्या किया? मॉडिफाई.
मॉडिफाई करने के बाद उसको फिर से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट कर दिया विद इम्प्रूव्ड, उसकी क्या इम्प्रूव्ड वैरायटी के साथ, या फिर जो भी मॉडिफिकेशंस उसमें हमने की है वो करके इसमें इंजेक्ट कर दिया, और फिर जो करेक्टर्स या फीचर्स जो हमने मॉडिफाई करवाने थे वो हमारे इस ऑर्गेनिज्म में शो होंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है कि अटेम्प्ट्स वर मेड टू ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप, मींस डीएनए जेनेटिक मेकअप है जो हमारा डीएनए, उसको हमने क्या किया, ऑल्टर किया, और उसके बाद मैनिपुलेट करके न्यूक्लिक एसिड डायरेक्टली उसको मॉडिफाई करके न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हमने इंजेक्ट कर दिया, ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट मिले नेक्स्ट वो हमारा इम्प्रूव्ड वैरायटी का हो। और ये सब किया कैसे जाता है, वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर डायरेक्टली मैनिपुलेटिंग न्यूक्लिक एसिड या जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या फिर उसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये याद रखना है, उसको मेथड्स को क्या बोला जाता है हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये हमें अच्छे से याद रखना है कि उन मेथड्स को जो कि मैनिपुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं उनको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू रैपिड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। जैसे जैसे टाइम के साथ बायोलॉजी के फील्ड में रैपिड हमारा प्रोग्रेस हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसके साथ साथ हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट्स हो रही है। जैसे कि हमारा है बायोकेमिस्ट्री में जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बाकी जितने भी बायोलॉजी के फील्ड्स हैं उन सब में कुछ भी मॉडिफिकेशंस या कुछ भी कर रहे हैं वो हम किसके थ्रू कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। और इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा आइसोलेशन, मीन्स इस ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए है उसको हमने पहले क्या किया, आइसोलेट, मीन्स हमने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, और फिर उसको प्यूरिफाई किया। प्यूरिफाई करने के बाद फॉलोड बाय अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर्स, फिर जो भी हमने डीएनए वगैरह जो भी हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसके जो स्ट्रक्चर है उसको हमने पूरा स्टडी किया, अंडरस्टैंड किया। उसके किस किस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करेंगे, हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को, फंक्शंस को, एंड फाइनली द सीक्वेंसिंग को हम स्टडी करेंगे प्रॉपरली। और उसके बाद द फर्स्ट ब्रेक थ्रू इन द जर्नी वॉज एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट दैट डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, किसी एक डीएनए के अंदर सिर्फ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती बल्कि इट ऑल्सो प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र होता है हमारा डीएनए जो भी है हमारा, वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक प्रोपेगेट करता है। द नेक्स्ट हॉलमार्क वॉज द डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए। तो इसके बाद क्या करते हैं कि जब हमारा डीएनए वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, ये हमने यहाँ पे स्टडी किया। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल फिजिकल स्ट्रक्चर्स, कि उस डीएनए का जो केमिकल स्ट्रक्चर है किससे बना हुआ है, कि फिजिकल स्ट्रक्चर मीन्स कैसा दिखाई देता है, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो उसके बाद क्या करते हैं, हमारा डीएनए है, मान लो ये हमारा जैसे डीएनए है, डीएनए हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, और इसके अंदर ये हमारे बेस पेयर्स होते हैं। और इन बेस पेयर्स में हमारा सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे इसमें डीएनए हमारा में रेप्लिकेशन, मीन्स ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है। और उसके बाद हमारा ये करता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, सबसे पहले ये हमारा करता है रेप्लिकेशन, मीन्स रेप्लिकेट करता है।
इसके बारे में प्रॉपरली बायोलॉजी वाले चैप्टर्स में भी अच्छे से बताया गया है। उसके बाद हमारा कि प्रॉपरली हमारा डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, अपने आप की एक सेम कॉपी कैसे बनाता है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनता है हमारा आरएनए। मीन्स इसमें हमारा जो डीएनए है वो बनेगा आरएनए। और उसके बाद हमारा एक और होता है, वो होता है हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में हमारा होता है आरएनए से क्या बनता है हमारा प्रोटीन्स। इससे हमारा क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेंगे। आरएनए टू प्रोटीन फॉर्मेशन होती है हमारी ट्रांसलेशन में। ये सारा कुछ हमारा डीएनए में हम स्टडी करते हैं और मॉडिफिकेशंस इन्हीं स्टेप्स के दौरान करते हैं। और उसके बाद है साइंटिस्ट्स ऑल्सो डेवलप्ड वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स टू आइसोलेट एंड प्योरीफाई दीज डीएनए। और साइंटिस्ट ने बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स डेवलप किए हैं इस डीएनए को आइसोलेट और प्योरीफाई करने के लिए। सेवरल एंजाइम्स भी बहुत सारे डिस्कवर किए गए हैं जो कि डीएनए की मैनिपुलेशन में एग्जैक्टली हेल्प करते हैं। उन न्यू एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, ये याद रखना है प्रॉपरली। उन एंजाइम्स को क्या बोलेंगे, उनको बोलते हैं हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मीन्स उन एंजाइम्स को बोलते हैं, फर्स्ट उसमें पार्ट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसकी तरह एक्ट करते हैं, हमारे मॉलिक्यूलर सीजर्स, एक कैंची की तरह हेल्प करते हैं। मीन्स जहाँ से अगर हमें ये वाली सीक्वेंस चाहिए डीएनए की, तो इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा, यहाँ से कट करना पड़ेगा। तो ये हम इसको कट किस तरह से कर सकते हैं, किसकी मदद के साथ, ये हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ सेगमेंट जो भी डीएनए का है वहीं पे ही ये कट लगाएगा, यहाँ रैंडमली कहीं कट नहीं कर सकता ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा, और इसीलिए उसको मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा दूसरा कौन सा है, हमारा लाइगेज, डीएनए लाइगेज। ये हमारा जॉइन करने में हेल्प करता है डीएनए की फ्रेगमेंट्स को। ये भी याद रखना है कि जो हमारा लाइगेज है वो हमारा डीएनए के अगर दो टुकड़े हैं यहाँ पे, एक डीएनए हमारा मान लो ये है, दूसरा डीएनए हमारा यहाँ है, इन दोनों को जॉइन करने में यहाँ पे हेल्प करेगा कौन सा एंजाइम, डीएनए लाइगेज। और इसमें क्या होता है कि कटिंग हो गई, फिर उसको जॉइन करने के लिए भी हमारे पास है लाइगेज, कटिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और थोड़ा सा नीचे यहाँ पे बताया है कि फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन ऑल्सो बी टेकन अप बाय बैक्टीरिया फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट वेयर इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू इट्स जीनोम। तो क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर डीएनए लिया, तो उसमें इसके साथ एनवायरनमेंट में कुछ और टुकड़े पड़े होंगे, उसके भी हम फ्रेगमेंट्स जो पड़े होते हैं डीएनए के, वो बैक्टीरिया उसको भी टेकअप कर लेता है सराउंडिंग से, और क्या करता है उसको इंटीग्रेट कर देता है इस हमारे जो भी हमारा डिज़ायर्ड वाला डीएनए सेगमेंट होता है, जो कि कभी कभी हार्मफुल भी हो सकता है, कभी कभी बाय चांस यूज़फुल भी होता है, लेकिन मोस्टली ये हार्मफुल भी हो सकता है। इसीलिए हमें प्रॉपरली केयरफुली यहाँ पे आइसोलेशन करनी है और प्योरीफिकेशन करनी ज़रूरी है बिफोर मॉडिफाइंग द डीएनए। और इसमें बताया है कि इंट्रोड्यूसिंग plasmid DNA into E. coli and subsequent propagation and cloning of plasmids in bacteria। और दूसरे साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि the expertise to cleave double stranded DNA to produce single stranded ends with identical terminals using restriction enzymes। तो इन्होंने यहाँ पे ये वालों ने बताया है कि हमारे पास
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है उन्होंने यहाँ से इसको कट किया, या फिर इसको इस तरह से कट करते हैं कि हमारे पास डबल की बजाय यहाँ पे हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आ जाता है। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोड्यूस करता है हमारे ये एंड्स ऐसे प्रोड्यूस करता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से जो बने हों सिंगल स्टैंडर्ड एंड्स, इसको एकदम पूरा ऐसे ओपन कर देगा, सिंगल स्टैंडर्ड हमारा डीएनए बना देता है। और उसके बाद ये स्टैनले जो भी थे साइंटिस्ट, इनके पास एक्सपर्टीज़ किसकी थी कि इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था प्लाज्मिड डीएनए को ई कोलाई मतलब बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर उन्होंने प्लाज्मिड डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद उसको प्रोपेगेशन करवाई। और ई कोलाई मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बता देती हूँ एक बार। इन्होंने यहाँ क्या किया, प्लाज्मिड डीएनए लिया, उस प्लाज्मिड डीएनए को किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, वो करवाया ई कोलाई के अंदर। ठीक है, तो प्लाज्मिड डीएनए को ई कोलाई के डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद उसकी प्रोपेगेशन की, ये प्रोपेगेशन एंड क्लोनिंग मीन्स प्रोपेगेट किया उसको, क्लोनिंग की, क्लोनिंग मीन्स उसकी कॉपीज़ बनाई। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज़, उसके मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्टैनले कोहेन ने किया था। और ये बॉयर, इन्होंने क्या किया था, एक्सपर्टीज़ टू क्लीव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था उसको इन्होंने क्लीव करवा के ऐसे सिंगल स्टैंड्स में अलग अलग कर दिया था हमारा, यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ। और उसके बाद हमारा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग है, कंबाइन करके इनकी बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, जैसे हमने डिस्कस किया इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, इसमें सबसे ज़्यादा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कहाँ किया, इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज़, बहुत सारे डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। और उनमें क्या क्या इंक्लूड है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जेनेटिक डिसऑर्डर्स टू इम्प्रूव एंड डेवलप डिजीज़ फ्री हाई यील्डिंग क्रॉप्स। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूड है जेनेटिक डिसऑर्डर्स और टू इम्प्रूव एंड डेवलप डिजीज़ फ्री हाई यील्डिंग क्रॉप्स। तो इसमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स डिटेक्ट करते हैं एंड उसको इम्प्रूव करके एक डिज़ीज़ फ्री क्रॉप बनाते हैं जो कि बहुत हाई वैरायटी की होती है, जिससे हमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, हाई वैरायटी का हमें प्रोडक्ट मिलता है आफ्टर यूजिंग डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसमें सबसे पहले यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे के बताया है। इस एग्ज़ाम्पल में क्या बताया है कि पहले क्या होता था, हमें बहुत सारे एनिमल के पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स यूज़ करने पड़ते थे। बहुत सारे एनिमल के पैनक्रियास से हमें बहुत थोड़ा सा मिलीग्राम्स में हम इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते थे एनिमल्स में से, लेकिन किसको ट्रीट करने के लिए, डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। सिमिलरली बहुत सारे एनिमल्स के पिट्यूटरी ग्लैंड में से हम ग्रोथ हार्मोन ये आइसोलेट करते थे ड्वार्फिज्म को ट्रीट करने के लिए। मींस बहुत सारे जानवरों में से हमें पैनक्रियाटिक ग्लैंड में से इंसुलिन हमें चाहिए होता था, और बहुत सारे जानवरों के पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन चाहिए था डायबिटीज़ और ड्वार्फिज्म को ट्रीट करने के लिए रिस्पेक्टिवली। लेकिन क्या हुआ कि जब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ गया, उससे क्या हुआ, हमारा डायरेक्टली
ह्यूमन इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन हम बैक्टीरियल सिस्टम यूज़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ हम फटाफट से इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन हमने बना लिया बैक्टीरियल सिस्टम के अंदर ही, और उसको हम एज अ मेडिसिन हम यूज़ करते हैं अब आजकल में बहुत सारा। तो हमें एनिमल्स को यहाँ कुछ हार्म नहीं पहुँचा पाएंगे, इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स। और पहले क्या होता था कि इंसुलिन जब हम एनिमल्स के पैनक्रियाज से या फिर एनिमल के पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन हम बाहर निकाल रहे हैं और किसी ह्यूमन को वो खिलाएंगे या इंजेक्ट करेंगे, तो वो एक तो हाई कॉस्ट होता है, लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेगा, और वो इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस करता था किसी ह्यूमन के अंदर, बहुत सारी इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस हो जाती थी। इसीलिए फिर क्या होता था कि प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती थी बॉडी में कुछ ना कुछ। तो जो हमने यहाँ पे बैक्टीरियल सिस्टम से इंसुलिन बनाया है, उससे हमें ये जो 3 प्रॉब्लम है, हाई कॉस्ट की, क्वांटिटी कम मात्रा में, या फिर कुछ इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस जो हो जाती थी, वो यहाँ पे नहीं होंगी। अभी जो हम बैक्टीरियल सिस्टम में इंसुलिन या ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और फिर इसमें एक और एग्जांपल यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट किसकी है एग्जांपल? ये हमारी पहली एग्जांपल ये थी हमारी इंसुलिन की, दूसरी हमारी थी ग्रोथ हार्मोन की, तीसरी हमारी किसकी है? प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स टू ट्रीट कैंसर, एंड नेक्स्ट हमारा है थर्ड हमारी है प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर यूरो एंड यूरोकाइनेज टू डिज़ोल्व ब्लड क्लॉट्स। तो हमारे पास ये तीसरा हो गया ये वाला, थर्ड हमारा कैंसर वाला हो गया, और फोर्थ हमारा कौन सा हुआ? ये हमारा ब्लड क्लॉट्स को डिज़ोल्व करने वाला जो हमने ये सब कुछ हमने मेडिसिनल फील्ड में कहाँ से हमने ये सब कुछ बनाया है? ये हमने बनाया है बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद कुछ लास्ट के कुछ सालों में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मतलब हर एक फील्ड में यूज़ किया ही जा रहा है। मेडिसिन्स में तो ये 4 यूजेस इंपॉर्टेंट बता दिए। तो इससे recombinant DNA technology able to introduce scientific target modifications in plant genome to get genetically modified crops। हमें क्रॉप्स के अंदर भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मीन्स जीएम क्रॉप्स भी कह देते हैं, हमें जीएम क्रॉप्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें ऑब्टेन हुई है। जीएम क्रॉप्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? मॉडिफाइड क्रॉप्स में जो क्रॉप्स हैं हमारे डिजीज़ को रेजिस्टेंट है, कुछ बीमारियां पेड़ पौधों को नहीं जल्दी लगती, डैमेज जो क्रॉप्स का होता था वो नहीं होता, ड्रॉट रेजिस्टेंट या सैलिनिटी टॉलरेंस मीन्स सॉल्ट का टॉलरेंट पावर बढ़ गया, या फिर सूखा पड़ गया, कभी पानी कम मिला प्लांट्स को, तब भी हमारे पास ऐसे प्लांट्स मतलब बना लिए हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ कि उनके अंदर ड्रॉट कम पानी भी मिले तब भी वो थोड़ा सरवाइव कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ हमने किसके द्वारा किया? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये हमने रिकॉम्बिनेंट, ये किसके फील्ड में हो गया? मेडिसिन। और ये हमारा किसके फील्ड में हो गया? क्रॉप्स के। तो ये हमारा जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसमें क्या क्या हो गया? हमारा रेजिस्टेंस हो गया, सबसे पहले डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस, फिर डैमेज कंट्रोल, हमारा डैमेज ज़्यादा नहीं होता इनमें, तीसरा ड्रॉट रेजिस्टेंस, चौथा हमारे पास ये सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप्स बन गई। और इसमें क्या हुआ कि हमारे फार्मर्स को ईज़िली ग्रो कर सकते हैं क्रॉप्स एंड ग्रो दैम इन एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। बहुत एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस भी होंगी तब भी वो इजीली ग्रो कर सकते हैं हमारे प्लांट्स को, मींस हमारे जो भी जीएम क्रॉप्स हैं उनको।
और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नॉट ओनली इम्प्रूव क्वालिटी बट ऑल्सो एनहांस द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी हमें याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास ये लिखा है कि हमारे पास जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ये चीज़ें बनी हैं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से मेडिसिन्स है, ये जीएम क्रॉप्स है। ये एक और चीज़ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमारा क्या होता है, नॉट ओनली इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बट ऑल्सो क्या इन्हांस होती है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। और इसमें है कि हमारे पास जो डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इससे आने वाले समय में इन द फ्यूचर, हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है ये यहाँ पे लिखा गया है। इस फ्यूचर में क्या होगा, ये हमारा फ्यूचर में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम थेरेपेटिक प्रोटीन्स भी बना पाएंगे और हम इससे पेप्टाइड्स भी बना पाएंगे, हॉर्मोन्स भी बना पाएंगे, तो जिससे हमें बहुत ज़्यादा और भी एडवांस फ़ायदा हो जाएगा। विल प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट्स एम्प्लॉइंग डीएनए टेक्नोलॉजी, सच प्रोडक्ट्स विल हैव एडवांटेज ओवर एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, कि हमारे पास प्लांट्स में ही ऐसी मॉडिफिकेशंस हो जाएंगी जो कि एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स से भी कहीं ज़्यादा कॉस्ट में और कंटेमिनेट होने में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, जो प्लांट बेस्ड हम प्रोडक्ट्स बना लेंगे। उसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव मीन्स बहुत ज़्यादा कॉस्ट के नहीं होंगे, सस्ते होंगे, और एक्स्ट्रा केयर जो हमें एनिमल प्रोडक्ट्स में रखनी पड़ती है कि उसमें कुछ वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ऐसा कुछ ना लग जाए। लेकिन जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाएंगे प्रोडक्ट, उनमें ये एक्स्ट्रा खर्चा या एक्स्ट्रा केयर वो हमें इतना नहीं रखना पड़ेगा जितना जितना एनिमल्स वालों में ध्यान रखना पड़ता है हमारी क्रॉप्स में या कोई भी हमारा प्रोडक्ट में। ये थोड़े से ईयर्स साइंटिस्ट्स ऐसे करके बताया है, इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि 1917 में बायोटेक्नोलॉजी की टर्म ये बताई गई थी, मीन्स बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस ही हुआ था। उसके बाद 1944 में हमारे पास ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये बताया गया था। फिर 52 में प्लाज्मिड्स आए, उनकी डिस्कवरी हुई। 53 में हमारे पास डबल हेलिकल डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया। 1960 में हमारे पास टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कवर हुए। फिर 67 में हमारे पास लाइगेज हुए। ये साइंटिस्ट्स के नाम हैं, ये भी देख लेने हैं एक बारी। और 1970 में हमारे पास टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मीन्स इसका सेकंड, ये फर्स्ट था, ये सेकंड हुआ डिस्कवर। 1972 में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बना बैक्टीरिया से, जो कि वायरस के अंदर डाला गया। एंड 1973 में हमारे पास डीएनए क्लोनिंग एंड डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। 75 में हमारे पास हाइब्रिडोमा बनाया गया, और जिससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। इसके बारे में भी मैं अब डिस्कस करूँगी, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और 1982 इसमें हमारा ह्यूमिलिन बनाया गया एली लिली के द्वारा और जेंटेक के द्वारा। 1983 में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये हमारा पीसीआर, ये डेवलप हुआ। 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। 1986 में हमारे पास हुआ रिकॉम्बीवैक्स एचबी, हेपेटाइटिस बी वाज अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज़, ये वैक्सीन डेवलप किया गया। 1990 में हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो इनिशिएट किया गया NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा। और 1994 में हमारे पास फ्लेवर सेवर टोमेटो, जो हमारे पास BT टोमेटो करके बना था, वो इंट्रोड्यूस किया गया, और टोमेटो की वैरायटी। नेक्स्ट हमारा मैमल डॉली शीप करके हमारे पास सोमैटिक सेल, सोमैटिक क्लोन बनाया गया। ये किसके द्वारा? सोमैटिक सेल यूजिंग न्यूक्लियर ट्रांसफ़र
टेक्निक के साथ ये बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट 1996 में हमारे पास बीटी कॉटन आया, और ये 2000 में हमारे पास आया गोल्डन राइस, ये भी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। 2003 में हमारे पास HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया, कंप्लीट हो गया, वॉज कंप्लीटेड। एंड 2004 में एस्वेटिन, ये हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बनाई गई। 2006 में हमारे पास गार्डेजिल अगेंस्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के लिए ये वैक्सीन डेवलप की गई। 2006 में ही नोबेल प्राइज़ मिला डिस्कवरी किसकी, RNA इंटरफेरेंस या फिर जीन साइलेंसिंग की। इसी से हमारा जो टोमेटो में RNA इंटरफेरेंस करके ही हमने अपना वो टोमेटो बनाया था, बीटी टोमेटो। नेक्स्ट 2010 में हमारे पास नोबेल प्राइज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इन विट्रो IVF थेरेपी, फर्टिलाइजेशन के लिए जो हमारा IVF आजकल यूज़ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो वो हमारा 2010 में हुआ था। और 2012 में हमारा हुआ है ये इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं उनको रीप्रोग्राम करके इंड्यूस किया, किसमें, ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स में। 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला क्रिस्पर कैस 9 जीनोम एडिटिंग टूल के लिए। 2020 में कोविड-19 के लिए वैक्सीन डेवलपमेंट में। 2023 में mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। यहाँ पे हमारे पास रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाया था और यहाँ पे mRNA वैक्सीन बनाया गया कोविड-19 के अगेंस्ट। ये भी हमारा कोविड-19 जो भी इसकी जो मेडिसिन वैक्सीन या ये कोविड-19 भी, ये स्टार्टिंग ओरिजिन ये सब चीज़ का कहाँ से हुआ, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ही हुआ है। मीन्स मॉडिफिकेशंस की जाती हैं डीएनए के अंदर टू डेवलप एनीथिंग। तो इसकी यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशंस दी गई है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद करनी है। ये किसकी किसकी डेफिनेशन है हमारे पास ये दी गई, हमें ये दी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, और ये हमें दी है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो हमारा ये क्या होता है, द मेथड यूज्ड फॉर मैन्युपुलेटिंग न्यूक्लिक एसिड या जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, ये है हमारा, ये है क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये होते हैं मेथड्स हैं जिसके द्वारा फॉर मैनिपुलेटिंग न्यूक्लिक एसिड या जीनोम। मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, ऐसे मेथड जिसके द्वारा हम डीएनए या फिर कोई भी न्यूक्लिक एसिड को हम मैनिपुलेट कर सकें और उसको दोबारा दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करके हम अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बना सकें, हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सके, और उसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। और हमारे पास जीन क्लोनिंग क्या है नेक्स्ट, जीन क्लोनिंग होता है द फंडामेंटल थीम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज आइसोलेशन एंड प्रोपिगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सोर्स with an aim to have its product in ample quantity, तो उसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। मीन्स ये जो हमने यहाँ पे मैनिपुलेट कर लिया न्यूक्लिक एसिड या फिर जीनोम को, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम आइसोलेट करेंगे, ठीक है। आइसोलेट करने के बाद
यहाँ पे इसको प्रोपेगेशन करेंगे। इसको हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बन गया, मीन्स जो यहाँ से मैनिपुलेशन के बाद हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बना है उसकी प्रोपेगेशन या प्रोडक्शन उसकी लार्ज अमाउंट में करना, इस स्टेप को क्या बोलेंगे? ये डिज़ायर्ड प्रोडक्ट की लार्ज अमाउंट में, इसको बोलेंगे हम जीन क्लोनिंग। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? ये जीन क्लोनिंग। तो ये अच्छे से टर्म्स समझनी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन क्लोनिंग। इस चैप्टर में बस इतना ही था। किसी भी चीज़ में अगर कोई भी डाउट होता है तो किसी भी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या नेक्स्ट कौन सा टॉपिक करवाऊँ, कौन सा चैप्टर, या कोई टॉपिक रिपीट करवाना है अभी का या पहले का, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं पूरा अच्छे से प्रॉपरली वो सारी चीज़ दोबारा से और अच्छे से समझा सकूं। किसी भी टॉपिक का अगर कोई छोटा सा पार्ट भी समझ नहीं आए तब भी यू पीपल कैन आस्क। एंड थैंक यू सो मच। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल. Stay tuned for more updates. Thank you.